कभी सोचा है जब मोमबत्ती जलती है तो उसका मोम जाता कहाँ है? क्या वो बस हवा में गायब हो जाता है? आज हम मिलेंगे एक बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट संजय और उसकी टीचर रेनू से और देखेंगे कि वो दोनों मिलकर इस बड़ी पहेली को कैसे सुलझाते हैं। तो ये हैं संजय। एक जलती हुई मोमबत्ती को देखकर उनके दिमाग में एक सवाल आता है। वो अपनी टीचर रेनू मैम से पूछते हैं एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है, पर इसने सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी परेशान किया है। और यहीं से हमारी आज की छानबीन शुरू होती है। रेनू मैम मुस्कुराती हैं। वो समझ जाती हैं कि संजय का सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि बहुत गहरा है। वो उसे बताती हैं कि हिस्ट्री के सबसे तेज दिमागों ने भी यही सवाल पूछा था। और फिर वो वादा करती हैं कि चलो हम दोनों मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट से। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने साइंस की दुनिया में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो पहले सुराग के लिए रेनू मैम सीन सेट करती हैं। वो कहती हैं कि चलो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और एक बहुत ही क्लेवर एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इसे डिजाइन किया था महान वैज्ञानिक एंटवान लेवोजिए ने। लेवोजिए एक ऐसे इंसान थे जो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि चीजें बस यूं ही गायब हो सकती हैं। अच्छा, तो रेनू मैम संजय को लवॉइजियर के एक्सपेरिमेंट का एक एक स्टेप बताती हैं। पहले सोल्यूशन एक्स को एक छोटी सी इग्निशन ट्यूब में रखो, फिर सोल्यूशन वाई को एक कॉनिकल फ्लास्क में। अब उस ट्यूब को बड़े ध्यान से फ्लास्क के अंदर लटका दो और उसे ऊपर से सील कर दो। फिर पूरे सेटअप का वजन करो। इसके बाद फ्लास्क को थोड़ा टेढ़ा करके दोनों सोल्यूशंस को मिक्स कर दो। अब सस्पेंस बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब केमिकल्स रिएक्ट कर लेंगे और हम फ्लास्क को दोबारा तोलेंगे तो वजन का क्या होगा? और अब आता है अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। फ्लास्क के अंदर रिएक्शन हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं, रंग बदल रहा है, लेकिन वजन बताने वाली मशीन पर जो नंबर है वो टस से मस नहीं होता। 1 ग्राम भी नहीं। 150.5 ग्राम पहले भी और बाद में भी। संजय तो हैरान है, भाई ये कैसे हो सकता है? तब रेनू मैम केमिस्ट्री का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम बताती हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब सिंपल है, किसी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। मैटर गायब नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। तो संजय की मोमबत्ती का मोम वो असल में गायब नहीं हुआ था, वो तो बस जलकर कुछ इनविजिबल गैसेस में बदल गया था। इस बात को और पक्का करने के लिए रेनू मैम और संजय अपनी टेक्स्ट बुक से एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए जरा हिसाब देखते हैं। रिएक्शन शुरू होने से पहले हमारे पास क्या था? सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम और एसिटिक एसिड 6.0 ग्राम। दोनों को मिलाया तो कुल वजन हुआ 11.3 ग्राम। ठीक है, अब रिएक्शन के बाद क्या बना? सोडियम एसिटेट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम और पानी 0.9 ग्राम। इन सबको जोड़ें तो अरे ये भी एग्जैक्टली 11.3 ग्राम है। 1 मिलीग्राम भी इधर उधर नहीं। बात साबित हो गई। तो पहेली तो सुलझ गई, मैटर गायब नहीं होता। कूल। लेकिन रेनू मैम बताती हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केमिस्ट्री का एक और बहुत जरूरी नियम है। वो कहती हैं, संजय एक बात सोचो, जब हम केक बनाते हैं तो क्या अंदाजे से कुछ भी कितना भी डाल देते हैं? और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हर बार परफेक्ट केक बनेगा? नहीं, राइट? एक रेसिपी होती है। केमिस्ट्री भी बिल्कुल एक परफेक्ट रेसिपी की तरह ही काम करती है। मतलब जैसे केक की रेसिपी में मैदा, चीनी, अंडे सबका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक वैसे ही केमिकल कंपाउंड्स की भी अपनी पक्की फिक्स्ड रेसिपीज होती हैं। और इस बात को समझने के लिए रेनू मैम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देती है पानी यानी H2O। और ये देखिए, ये डोनट चार्ट इस बात को कितना क्लियर कर देता है। पानी आप कहीं से भी ले लो, नदी का, बारिश का या लैब में बना लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। 1 हिस्सा हाइड्रोजन तो 8 हिस्से ऑक्सीजन। ये रेसिपी कभी नहीं बदलती। इट्स अ रूल। अब रेनू मैम इस रेसिपी लॉ के पीछे के मास्टर शेफ से मिलवाती हैं। ये थे एक केमिस्ट, जोसेफ एल प्रूस्ट। इन्होंने ही ये खोज की थी कि हर केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मास के हिसाब से हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होते हैं। मतलब हर कंपाउंड का अपना एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और इसी वजह से केमिस्ट्री इतनी प्रिडिक्टेबल है। तो अब हमारे पास 2 पक्के नियम हैं। पहला, मास कंजर्व होता है। दूसरा, कंपाउंड्स की फिक्स्ड रेसिपीज होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में है, क्यों? आखिर मैटर ऐसा बिहेव करता ही क्यों है? और इस क्यों का जवाब देने के लिए रेनू मैम मिलवाती हैं उस जीनियस से जिसने सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए। एक हम्बल स्कूल टीचर जिनका नाम था जॉन डाल्टन।
जरा जॉन डाल्टन की लाइफ पर एक नजर डालिए। 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब बुनकर परिवार में पैदा हुए और सोचिए सिर्फ 12 साल की उम्र में वो टीचर बन गए। उनकी जानने की इच्छा, उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें मैनचेस्टर ले आई और वहीं पर उन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हुए अपनी वो रेवोल्यूशनरी एटॉमिक थ्योरी दी जिसने साइंस की शक्ल ही बदल। रेनू मैम समझाती हैं कि डाल्टन का वो बिग आइडिया क्या था जिसने लेवोइसियर और प्रोस्ट के नियमों के पीछे का क्यों समझाया। डाल्टन ने कहा, हर चीज, ऑल मैटर, बहुत ही ज्यादा छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से बना है और उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। डाल्टन की थ्योरी ने उन दोनों नियमों के पीछे की असली वजह बता दी। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों काम करता है? क्योंकि डाल्टन ने कहा कि एटम्स को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, वो तो बस एक रिएक्शन में रीअरेंज होते हैं। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्यों काम करता है? क्योंकि एटम्स हमेशा सिंपल होल नंबर रेशोज में ही जुड़ते हैं। ये है असली कारण। तो रेनू मैम संजय के लिए डाल्टन की थ्योरी के मेन पॉइंट्स को फटाफट समराइज करती हैं। पहला, हर चीज एटम से बनी है। दूसरा, एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता, न बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। तीसरा, एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। चौथा, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग होते हैं। और पांचवा, एटम्स सिंपल होल नंबर रेशियोज में जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं। सिंपल। तो लेसन के आखिर में रेनू मैम संजय की तारीफ करती हैं। सोचिए, एक मोमबत्ती के बारे में पूछे गए एक सिंपल से सवाल ने उन्हें केमिस्ट्री की 200 साल की हिस्ट्री के सफर पर भेज दिया। लेकिन जाने से पहले रेनू मैम एक आखिरी बात, एक आखिरी रहस्य छोड़ जाना चाहती हैं। तो चलिए आज की 3 सबसे बड़ी बातों को याद कर लेते हैं। नंबर 1, मास इज कंजर्व्ड, मतलब मैटर गायब नहीं होता, बस रीअरेंज होता है। नंबर 2, प्रोपोर्शंस आर कांस्टेंट, मतलब कंपाउंड्स की अपनी फिक्स्ड रेसिपी होती है। और नंबर 3, एटम्स आर द रीजन। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ही इन दोनों नियमों को एक्सप्लेन करती है। और रेनू मैम इस कहानी को एक जवाब पर खत्म नहीं करती, बल्कि एक नए और भी गहरे सवाल पर। वो संजय से कहती हैं, बहुत बढ़िया काम संजय, तुमने एटम को तो समझ लिया, लेकिन एक बात बताओ, अगर सब कुछ एटम से बना है तो फिर एटम किससे बना है? और इसी सवाल के साथ एक बिल्कुल नए रहस्य का दरवाजा खुल जाता है। एक ऐसा दरवाजा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस अनदेखी दुनिया के अंदर आखिर और क्या-क्या छिपा है। मैम, एक सवाल था, जब कोई चीज रिएक्ट करती है तो वो जाती कहाँ है? अरे वाह संजय, बहुत अच्छा सवाल है। चलो इसका जवाब एक मजेदार एक्सपेरिमेंट से ढूंढते हैं। देखो, पहले ये 2 केमिकल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इन्हें फ्लास्क में डालते हैं, पर मिलाना नहीं है। ठीक है, अब फ्लास्क को कॉर्क से बंद करते हैं और फिर इसका वजन मापते हैं। देखो संजय, वजन आया 150.23 ग्राम। ये नंबर याद रखना, ठीक है? चलो, अब असली मजा। फ्लास्क को थोड़ा टेढ़ा करके सॉल्यूशंस को मिला देते हैं और फिर से तौलते हैं। अरे ये क्या, वजन तो बिल्कुल नहीं बदला, एकदम सेम है। बिल्कुल सही, और इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मास कभी बदलता नहीं है। ठीक है मैम, वजन तो सेम रहता है, पर क्या अंदर की चीजें भी हमेशा एक ही रेशियो में होती हैं? बहुत अच्छा सवाल। इसे एक परफेक्ट रेसिपी की तरह समझो। हर चीज का अनुपात एकदम फिक्स होता है। जैसे पानी को ही ले लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। और संजय, यही है हमारा दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। लेकिन मैम, ये नियम काम क्यों करते हैं? इनके पीछे का राज क्या है? इसका जवाब हमें जॉन डाल्टन ने दिया। वो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे और उनका आइडिया कमाल का था। डाल्टन का सबसे बड़ा आइडिया था कि सारी दुनिया बहुत छोटे कणों से बनी है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। उनकी एटॉमिक थ्योरी ने कुछ बहुत जरूरी बातें बताईं, जिससे सब कुछ साफ हो गया। और जानते हो, डाल्टन की इसी थियरी ने हमारे दोनों नियमों को एकदम परफेक्टली समझाया। ओह, तो मतलब एटम्स बस अपनी जगह बदलते हैं, खत्म नहीं होते, और वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही जुड़ते हैं। तो क्या एटम ही दुनिया की सबसे छोटी चीज है, या उससे भी छोटा कुछ होता है?